कुछ प्रोग्राम्स के अंदर जो गुफ्तगू हम करते हैं वो गुफ्तगू बिलखुसूस उन लोगों के लिए होती है जो कि मुल्क के अंदर दुनियावी तौर पे फैसले करते हैं। आज का भी मौजू कुछ इसी तरह का है। आज हम बात करेंगे मुल्क के महसूलात के निज़ाम पर, टैक्स के निज़ाम पर, थोड़ा बहुत FBR पर, और खालिसतन FBR पर कोई तनकीद नहीं करेंगे बल्कि पूरे टैक्स निज़ाम को ज़रा बारीक बीनी से देखने की कोशिश करें। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि हर आदमी पाकिस्तान के अंदर कुछ बुनियादी बातें जानता है। टैक्स ज़्यादा जमा कर लिया जाए, ये तो 5 साल के बच्चे को या 5वीं जमात के बच्चे को भी आप कह सकते हैं जाओ बेटा बंटे जमा कर लो। ये टैक्स जमा करना इतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात, हर आदमी से टैक्स ले लो, ये भी कोई मंतकी बात नहीं है। अमीर गरीब हर शख्स को तो एक ही छड़ी से हांको, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं। देखिए, बात यह है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब आप टैक्सेशन के निज़ाम को देखते हैं तो ये इस्तेहसाली निज़ाम नहीं। फिर वही बात कल वाले प्रोग्राम में भी बात करे थे, अमीर गरीब के मसाइल को जानता नहीं है। अपर क्लास वाला आदमी अपर मिडिल क्लास वाले के मसाइल नहीं जानता, अपर मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास के मसाइल को नहीं जानता, मिडिल क्लास वाला लोअर क्लास के आदमी के मसाइल को नहीं जानता। और जिसका जितना तजुर्बा है वो दुनिया को उसी तजुर्बे की रोशनी में देख रहा है, कभी ग्रास रूट लेवल पर जाकर मामलात को नहीं देख रहा। सरकारी अफसरान जिनको टैक्स इकट्ठा करने पर मामूर किया गया, उन्होंने दुनिया में जिंदगी में कभी कोई कारोबार नहीं किया, उन्होंने कभी कोई चीज खरीदी और बेची नहीं है कारोबार की नीयत से। उनको क्या पता, बिजनेस एक्यूमेन नहीं होगा, बिजनेसमैन से टैक्स लोगे, मुझे बताओ आप कहां तक पहुंचोगे। अच्छा, मेरी ये वाली थ्योरी भी इस वजह से गलत हो गई कि अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि साबिक चेयरमैन, साबिक से साबिक, क्योंकि चेयरपर्सन भी रही बीच में, तो FBR लगाए गए, वो इंडस्ट्री से बुलाए गए कि भाई इनको इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, ये मामलात को ठीक करेंगे, नहीं कर सके। कॉमन मैन से जो चीजें आप एड्रेस करना चाह रहे हो, एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। बहुत अरसे से ये शोर शराबा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो चाहने वाले पसंद करने वाले हैं, वो तो हर वो चीज जो उनकी पार्टी कह दे उन्होंने हाँ कहना है। भले बाद में इमरान खान साहब खुद मान जाएं कि यार ये पॉलिसी गलत थी, हमने गलत किया, फिर उसके बाद मुंह बना के बैठ जाते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि यार जो आपने इतना आपको टाइम मिला, आपने उसमें क्या किया। इस्लाहात जो करनी है आपको समझना है। टैक्स महसूलात में इजाफा आपने 50,000 रुपए की खरीद करने वाले आदमी पे टैक्स लगा के करनी है। नहीं, मेरा एक सवाल है कि जो 50,000 रुपए की चीज खरीद रहा है, आप उस पर टैक्स लगाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। किसी आदमी को, इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करने वाले शख्स को टैक्स नेट में ले आने से क्या टैक्स महसूलात बढ़ जाएंगी? लॉजिक क्या है, अचीव क्या करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव तो देखो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर एक टैक्स उनके साथ बात करेंगे। अशफाक तोला साहब हमारे साथ होंगे, माहिर अमूर टैक्स हैं, उनके साथ बहस मुबाहिसा होगा। इनको भी मैं बड़ा पसंद करता हूं, बिल्कुल जैसे मैं शब्बर जैदी साहब को पसंद करता था। कहीं ऐसा ना हो इनको भी आला ओहदा मिले मुस्तकबिल में और ये हमारे लिए कुछ ना करें। इसीलिए आज मैं इनके साथ वो बहस मुबाहिसा करूंगा जिसपे मैं इनको बाइंड करूंगा, बाउंड करूंगा कि इन्होंने अमल करना है, क्योंकि वो अवामी तासुर इनके सामने पेश करूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यहां पर अलोकेट कर रहे हैं अपनी रिसोर्सेज, इससे बेहतर यह है कि उन ह्यूमन रिसोर्सेज को हम FBR की कहीं और एलोकेट करें, और जो हमारे इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं वो वॉलंटरी फाइल करें। हो सकता है कि वो ज्यादा फाइलिंग कर दें, तो और अगर टैक्स का निजाम वैसा हो जाए जैसा पहले था कि एम्प्लॉयर जो है वो फाइल कर देता तो शायद और ज्यादा टैक्स रिटर्न्स आना शुरू हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ओहदा मिला तो वो ये सब भूल भाल गए और ब्रैकेट्स को भी भूल गए, और फिर हमने इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करने वालों के पीछे पड़ गए। ऐसा क्यों हुआ अशफाक तोला साहब, ये जानना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतना अच्छा सवाल किया और इतनी अच्छी सोच के आप मालिक हैं। दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ, ये ओहदे आनी जानी चीज होती है, और मैं ये समझता हूँ जिस शख्स की तरफ आपका इशारा था वो कभी हार ना मानने वालों में से है, हमारे उस्तादों में से है। और अगर तबीयत की नासाजगी ना होती तो उस चैलेंज को कबूल करते, और आप ये उन पे जरा भी ब्लेम नहीं डाल सकते कि 9 महीने के अंदर
वो फेल हो गए, वो फेल नहीं हुए। मैं आज आपको फेल नहीं कहा मैंने फेल नहीं कहा, मैंने उनको कहा कि जो मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए आप मेरी बारी जी वो अगर तबीयत नासाज नहीं हुई, देखिए हमारी पूरी टीम उनके पीछे थी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी सारी टैक्स बरादरी सब उसके पीछे थी, और हम ये कामयाबी अपने सर लेते, मगर वो बेचारे सेहत की वजह से। अशफाक साहब, फिर मैं बड़ी सख्त बात कर दूंगा, आप सब लोग एक साथ इस वजह से थे क्योंकि आप लोगों के हाई नेटवर्थ जितने कस्टमर्स और क्लाइंट्स थे उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटीज और टैक्स इंप्लीकेशन इस दौरान में नहीं बढ़ी। आम आदमी, गरीब आदमी 50,000 की चीज खरीदने जा रहा है, उस पर टाइम आपकी गलत फहमी है। वो टैक्स 50,000 आदमी लेने वाले पे नहीं था। आप पहले समझने की कोशिश करें। नहीं सर, आप सवाल के उसी से अली नासिर साहब प्लीज, अगर आप देखिए, आई हैव हर्ड यू, आपकी अपनी नॉलेज है, मैंने ग्राउंड रियलिटी की आप की है, तो आपको भी ये पता है। मैं तो खारानगर में पैदा हुआ हूँ और उन मार्केटों से ही मैंने बिजनेस करके सीखा है और बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके बाद भी बिजनेस भी रही है। आपको भी पता है कि मैं बिजनेस हाउस के साथ काम करता हूँ। कहने का मकसद ये है, देखिए एक बात याद रख लीजिएगा, टैक्सेशन के निजाम में जिस मुल्क का भी आप निजाम उठा के देखेंगे, उस निजाम के अंदर हर शख्स अपनी जायज आमदन के हिसाब से टैक्स की कंट्रीब्यूशन करता है, तब जाके टैक्स का एक निजाम बिल्कुल मजबूत किस्म का निजाम जो होता है ना, जामे निजाम, वो बन सकता है। दूसरी बात आप सुन लीजिए कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे यहाँ ये टैक्स का निजाम फ्रैक्चर्ड किस तरीके से है कि अगर आप 38% आपकी जो शरह नमू या जीडीपी है, उसमें आप 38% कौमी मजमूई पैदावार के जो एग्रीकल्चर और ट्रेडर्स और होलसेलर रिटेलर्स हैं, उनको अगर टैक्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो मैं ये समझता हूँ ये ज्यादती है आपके मेरे जैसे टैक्स पेयर पे कि जो इनकी खला को पुर भी करें और उनकी बातें भी सुने और उनके बनाए हुए कानूनों पे अमल भी करें। तो ये बात यहाँ आपकी हक जानिब है कि बिल्कुल जो तबका पिस रहा था पिस रहा है। और जो देखिए, मैं आप अगर ये बात करेंगे कि उस दौर के अंदर कहाँ हाई नेटवर्क आपने कहा, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या 2 साल पहले मैक्सिमम रेट 18 से 20% था, क्या 29% नहीं किया? ये किसको इफेक्ट पड़ा? हाई नेटवर्क को पड़ा, नीचे तक तो उन्होंने मना किया कि हम नहीं बढ़ाएंगे। किसको इफेक्ट पड़ा? हाई नेटवर्क को पड़ा। जो नॉन रेसिडेंट की डेफिनेशन चेंज की गई 183 दिन से 130 दिन, किसको इम्पैक्ट पड़ा? हाई नेटवर्क को और उनको जो बाहर रहते थे। क्या आप ना कहें, हाँ आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो 50,000 की लिमिट थी वो आप आवाज थोड़ी सी आपकी ब्रेक हो रही, दोबारा से आपसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अशफाक साहब से बात करूं। असल में क्या हुआ कि टैक्स कंसल्टेंट खैर होते तो हमारे उस्ताद ही हैं, तो उन्होंने कुछ सिलेक्टिव चीजें उसमें से उठा ली। फिर मैं बोलना चाह रहा था तो मैं बोल नहीं सका। अब जब ज्वाइन करेंगे तो मैं पूछूंगा। देखिए, उसमें सिलेक्टिव चीज ना उठाएं। मैंने जो क्वेश्चन रेज किया वो ये था कि गरीबों के लिए दिल में दर्द रखने का दावा रखने वाले लोग जब ओहदे पे फाइज हो जाते हैं, तो की क्वेश्चन ये है कि क्या उन्होंने गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए और दरमियाने दर्जे के लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया। ये ओहदे इसलिए नहीं होते कि आप आके टैक्स लेना शुरू कर दो। ये ओहदे इसलिए होते हैं कि आपने रिलीफ कितनी दी। क्या आम आदमी, गरीब आदमी को टैक्स फाइल करने में, उसकी टैक्स कलेक्शन में और टैक्स के ब्रैकेट्स में कमी आई कि नहीं आई? देखिए अशफाक साहब, आप दोबारा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया। असल में आप हैं तो हमारे उस्ताद ही ना, तो आप भी माशाल्लाह हाजिर जवाब हैं। मेरे नुक्तों को आपने सारों को वो उठा लिया जो दूसरी जानिब थे। मेरा सवाल ये था कि एज पेट्रियोटिक पाकिस्तानी खुद को प्रेजेंट करने वाले लोग, आम आदमियों के दोस्त कहने वाले लोग, कॉमन मैन को सपोर्ट करने वाले लोग, चाहे कितना भी टाइम मिलाओ, आम आदमी को रिलीफ कितनी प्रोवाइड की गई? सर टैक्स इकट्ठा कर लिया ये तो काफी नहीं है ना, रिलीफ क्या थी? मैं कंप्लीट कर रहा था और लाइन हमारी डिस्टर्ब होगी, आपको पता है। कोई बात नहीं, कोई बात। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए, आपने जब IMF से मुआहिदा किया तो 700 और 32 अरब रुपए के आपको नए टैक्सेस लगाने पड़े। और उन नए टैक्सेस में देखिए, IMF आपके साथ पिछले 50 सालों से जुड़ा हुआ है, इनको आपको भी पता है कि आपके लॉ में पोरस पॉइंट कौन से हैं।
और उसी पे वो हिट करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा पोरस पॉइंट आपका ये वीक पॉइंट है कि आपके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये आप मान लें। और दूसरी तरफ इसको ये भी पता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप पे वो नहीं लगवा सकते, आप पे ये शटर पावर को वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने वो जो काम कर सकते थे वो किए। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास फर्ज करें आप अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं, 2 रोड जा रही है, एक रोड बंद है, वहां से आप गुजर नहीं सकते, दूसरी रोड बड़ी तंग है, मगर आपको वहां से गुजरना है तो गुजरना है, अब आप क्या कर सकते हैं? चाहे जितना भी रश होगा आपको गुजरना पड़ेगा। नहीं तो इसके हमारे ये कि आप अमीर से टैक्स, देखिए मैं फिर मिस इंटरप्रेट कर लिया, मेरा मतलब कतई ये नहीं था कि उन्होंने ब्रॉड बेस्ड टैक्स मेजर्स नहीं लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मैं लार्ज टैक्स पेयर यूनिट की कंट्रीब्यूशंस देखूं तो दे आर वेयर they are the biggest contributors towards our tax. All our efforts have yielded not more than a couple of 100 billion rupees and they have cost the economy a lot. मैं सिर्फ मैथमेटिक्स और नंबर्स पे बात कर रहा हूं सर, यू आर अ फाइनेंस गाय, वी हैव टू टॉक नंबर्स। मैं आपको यही बता रहा हूं, पहले समझ ले जी कि 100 और 2 अरब रुपए का, देखिए 200 और 3 अरब रुपए का टैक्सेस, जब ये मेरी आइडिया थी, जब उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिर्जा इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो मैंने ये आइडिया दिया था कि आप इसको इंडिविजुअल के रेट को कम करें। आपका ये उसूल है कि जब आप रेट को डिफरेंस कर देंगे और चोरी के रेट को कम कर देंगे, यानी कि तो गैप को प्लग करेंगे, तो जाहिर बात है चोरी कम होगी और आपको जायज चीजें ज्यादा मिलती रहेंगी। तो रेट कम होने से अगर टैक्स रिटर्न बढ़ते हैं और लोगों का एतमाद आप पे बहाल होता है तो वो टैक्स भरेंगे। ये था। अब जब ये आए और IMF ने जब इनको कहा कि नहीं जी ये नहीं चल सकता, तो उसके बाद जब उन्होंने रिवाइज किया तो इनकी भी मेरा ख्याल है ये विश्लेषण नहीं था कि ये टैक्स कम करने बढ़ाने से कोई फायदा होगा, मगर एक इनको एक कंपल्शन थी IMF की, उन्होंने ये किया है। मैं आज भी इस बात की मैं दलील देता हूं कि इंडिविजुअल टैक्सेशन जो स्पेशली आता है और जिस तरीके से टैक्स रिटर्न जाते हैं और जिस तरीके से हमारी लायबिलिटीज असेस होती है, मैं ये समझता हूँ ये इंतजाम अभी भी बड़ा फॉल्टी है, फ्रैक्चर्ड है और रोटन है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, मैं आपको कोई खुदा ना करता ये नहीं कह रहा, मैं तो इस बात का हक पर जाने आप कहने में हो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं इसकी तारीफ करूंगा आपके साथ कि जी इस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम को आप ना फ्रैक्चर करें और जिसमें ये एहसास कमतरी हो जाए उन लोगों में। FBR वाले आपकी सुनते हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, FBR वाले आपकी सुनते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट आपके तवज्जुह से कर दूं, नहीं तनकीद नहीं कर रहा, एक रिक्वेस्ट आपके तवज्जुह से कर रहा हूं। अगर एम्प्लॉयर पहले की तरह टैक्स रिटर्न फाइल करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सैलरीड पर्सन में इवेजन कम है, ऐसे नहीं कि नहीं है, कम है, अगर वो करते हैं या वॉलंटरी लेते हैं तो इसमें क्या खामी खराबी है? इस सिस्टम को दोबारा से क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता? और अगर कोई चीज चाहिए तो एडिशनल स्टेटमेंट जमा कर दें। अभी भी तो आप कह रहे हैं ना मजीद कागज देने के लिए आप कुछ माल ले लें, तो इसमें क्या खराबी? एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, फिर वापस आपके पास। मेरी सजेशन है, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रहा था इशफाक तोला साहब से कि इस तरह फाइलिंग भी बढ़ जाएगी अगर पुराने निज़ाम के अंदर जो कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल इनकम टैक्स कलेक्ट करने का तरीकाकार था उसको दोबारा से लाया जाए। ठीक है इवेजन होती है, इसमें कोई शक नहीं, तो लेकिन फिर भी कम होती है। क्या कहते हैं आप अशफाक तोला साहब, आप तायद करेंगे? 2 चीजें हैं, आपकी बात की तायद भी करूंगा और इनकारी भी रहूंगा। हाँ क्यों? तायद इसलिए करता हूँ कि ठीक है आसानी है, टैक्स पेयर को बहुत आसानी हो जाएगी। इनकारी इसलिए कि उसमें फिर वेल्थ स्टेटमेंट जो हम फाइल करते हैं 116 स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट, जी फिर वो नहीं होती है। तो मेन मकसद ये था कि आपका होता ये है कि वेल्थ स्टेटमेंट से हमें काफी चीजें पता चलती है कि ठीक है कहाँ ये चीजें वेल्थ एक्रीशन हुई है, ठीक है ना। अगर वेल्थ रिकन्सिलिएशन बनता है तो क्या आपकी टोटल कलई खुल जाती है कि किस तरीके से आपने किया। आप ये कह सकते हैं कि हम कह देंगे जी आप फाइल कर दें। अच्छा, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आपकी बात, अगर मैं इस बात को मैं मान लेता हूँ कि चले एम्प्लॉयर भर देगा, एम्प्लॉयर ने भर भी किया और बाद औकात ये भी हुआ है, आप आज तो मैं आपको बता दें, तो आपके पास फिर उसके बाद बचेगा 2500 अरब, यही होगा ना आपके पास। 2500 अरब में से आप 1700-1800 अरब मिना कर दीजिए डिफेंस रिक्वायरमेंट का, ठीक, आपके पास रहा 700 अरब, 1000 अरब का आपका PSTP है, आपका 700-800 अरब के दूसरे एक्सपेंडिचर है, आपका 150 से 200 अरब का सोशल सेफ्टी नेटवर्क। आप तो 10,000 अरब भी अगर करते हो तो आप माइनस में आ रहे हो। मान गया बात। देखिए आप पहले
ये इस चीज को एहसास करें कि आपका वीक पॉइंट क्या है। अगर आपने ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की कॉस्ट आपकी बुक्स में आ रही है और उसके जो बेनिफिट है वो नहीं आ रहे आपको। तो जब तक कॉस्ट और बेनिफिट की एनालिसिस आप नहीं करोगे इस पर्सपेक्टिव से कि क्या खोया क्या पाया, मैं नहीं समझता कि आपकी मईशत, आपका मुआशी निजाम, आपका टैक्स का निजाम कभी भी मजबूत बिल्कुल सतहों पे कभी चल ही नहीं सकता। That means we need to shake up the entire system. But the issue is कि most people जो इस प्रोफेशन से मुंसलिक रहे हैं, उन्होंने कहा है put me on the driving seat, I will put it right. अब ठीक है, नॉट एवरीवन गॉट दी अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने कहा कि हर आदमी ओहदे के पीछे नहीं जाता, कुछ लोग ओहदा एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई कैन से फॉर श्योर कि शब्बर जैदी साहब भी अच्छे रिस्पॉन्सिबल आदमी है। आई एम श्योर ही वांटेड टू डू गुड, लेकिन जब ओहदे पर बैठते हैं तो फिर देखिए पॉलिसी स्टेप्स हैं। आप और मैंने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की, एक गुफ्तगू में आपको याद होगा आपकी आंखें नम हो गई। आपने कहा पाकिस्तान का निजाम इस हद तक खोखला हो चुका है कि यहां पर तस्सी करना या इस्लाह करना बड़ी मुश्किल है। मुझे याद है, शायद आपको भी याद हो, चंद साल पहले की बात है, आप दीदा हो गए थे प्रोग्राम के अंदर और मैं भी आपकी गुफ्तगू सुन के बिल्कुल परेशान हो गया था कि भाई इस आदमी में मुल्क के लिए दिल में कितना दर्द है। लेकिन बात यह कि सर रेक्टिफाई द सिचुएशन करने के लिए अब करें तो क्या करें ना, आपको कुछ तो बताना पड़ेगा। वी कैन शेक अप द सिस्टम बट वी कैन ओनली डू व्हाट वी कैन। क्या कहते हैं आप? नहीं सर, व्हाट वी कैन ये इट्स अ फुल स्टॉप, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये मैं नहीं कर सकता। देखो ना, मैं वी हैव टू शेक द सिस्टम, वी हैव टू शेक द सिस्टम। शेकिंग कैसे होगी? सिर्फ मेरे और आपके कहने से सिर्फ हो जाती है तो 100 बिस्मिल्लाह मैं 100 दफा करूंगा, मैं आप दीदा हो जाऊंगा, आप दीदा हो जाओगे, हमारे दिल में दर्द होगा। इसलिए होगा कि हमने अपनी जिंदगियां पाकिस्तान में काटी हैं। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ के आए हैं वो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। मेरे बच्चे पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए गए और बाहर नहीं रह रहे, पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में रह रहे हैं। मैं इसलिए फिक्रमंद हूँ कि हमारी नस्लों को यहाँ गुजारना है और वो गरीब बच्चे जो 80% है जो अब एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे, मुझे उनका दर्द है कि वो जब जवान होंगे तो वो क्या करेंगे। सवाल ये पैदा नहीं होता, सवाल ये पैदा हो रहा है कि इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या सोच है। क्या हम नस्ल कौम एक चीज सोच रहे हैं जो मैं और आप अभी गुफ्तगू में बात कर रहे हैं? क्या ये वो चीज है जो पूरी कौम सोच रही है? मेरे पे बहुत कम है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे मुख्तसर सा पूछता हूं। वी कैन डू व्हाट इज पॉसिबल। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि शब्बर जैदी साहब ने गलत किया, आई एम श्योर ही हैड गुड इंटेंशंस, लेकिन जब वो सिस्टम में एंटर हुए उनको पता लगा कि दिस इज ऑल आई कैन डू। तो जो हम कर सकते हैं निजाम में रहकर वही करना है ना। जैसे मोहम्मद जुबैर साहब भी कहते हैं ना, ऑर्गेनिकली सिस्टम को चलाओ ना। आप कैसे सिस्टम से फाइट कर सकते हो डायरेक्ट? देखिए मोहम्मद जुबैर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे चेयरमैन भी रहे प्राइवेटाइजेशन के, और भाइयों वाला हमारा जो है ना असद साहब से पूरी फैमिली से मेरा बिल्कुल भाइयों वाला रिश्ता है। बात ये नहीं है, वो भी क्वालिफाइड एक प्रोफेशनल आदमी है, सबके सोच वही है, मगर हर किसी की एक लिमिटेशन है। आप मुझे बताओ, अगर देखो आज एक पॉलिटिकल लिमिटेशन रूलिंग पार्टी की है तो आज अगर ऑपोजिशन उससे फायदा उठाएगी और कल ऑपोजिशन रूलिंग में आएगी तो जो आज रूलिंग है वो उसका फायदा उठाएगी। तो ये फायदे उठाने वाले के लिए नेशनल डायलॉग आपको करना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो मैं एक स्लोगन दे रहा हूँ और मैं जो होस्ट करूंगा इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्लेटफॉर्म से, कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी लेके आइए भाई, कोई भी आए, मुझे इससे गर्ज नहीं है, हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, मगर एक इकोनॉमी आपके पास फुटप्रिंट होने चाहिए, इकोनॉमी की एक आपकी सिमत होनी चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5.8 जीडीपी से घुर के ठक करके -0.4 पे पहुंच जाए और हम सिर्फ सकते ही रह जाए। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, इसको आगे किसी दिन हमें लेकर चलना पड़ेगा। बड़ी अहम आपने बात की है, बल्कि हम खुद भी कोशिश करेंगे। अशफाक तौला साहब, अगर आप भी चाहें तो इस मौजू को लेकर आप हमारे प्रोग्राम में आएं। हम कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों को इकट्ठा करें और जिस मौजू के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं इस पर लोगों को साथ लेकर आएं और मसले को हल करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पे आज हमारे साथ। नाजरीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं। जब पहले भी बात हुई थी कि सबको साथ बिठाएं, तो हम वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं तमाम सियासी जमातों को जो मईशत पर या माशी तरक्की पर बात करना चाहते हैं या मईशत के बारे में कोई अच्छी बात करना चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।